आज हमारे बंटू भैया थोड़े उदास है। उनको टीचर ने सारी कोस्ट को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोस्ट में बांटने को कहा है। तो क्या फ्रेंड्स, आप बंटू भैया की मदद कर सकते हैं? क्या आपको पता है कि डायरेक्ट कोस्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट कोस्ट क्या होता है? यदि आपका उत्तर ना है तो चलिए आज हमारी क्लास में आज हम अपनी क्लास में बात करने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ कोस्ट की। जी हाँ स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ कोस्ट जो कि मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक है, मोस्ट कंफ्यूजिंग चैप्टर आता है हमारे कोस्ट अकाउंटिंग में, जहां पर हम स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करना होता है कि डायरेक्ट कोस्ट क्या है और इनडायरेक्ट कोस्ट क्या है। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल अकाउंटिंग अड्डा पर, और मैं हूं आपकी टीचर मेंटर डॉक्टर विनीता अरोड़ा। हमारी क्लास को लास्ट तक अटेंड कीजिए। आज मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको सिखाऊंगी व्हाट इज डायरेक्ट कोस्ट एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट कोस्ट। चलते हैं आज की ई क्लास की ओर। लेकिन हमारी क्लास की ओर चलने से पहले हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन जरूर से कर लें, क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलते हैं हमारे हर एक टॉपिक से रिलेटेड नोट्स, पीपीटी या फिर प्रैक्टिस पेपर्स। तो बने रहिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल पर इसी तरह के इजी फंडों को समझने के लिए। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट्स कि एलिमेंट्स ऑफ कोस्ट क्या है। सबसे पहले इस शानदार लजीज पिज्जा को देखकर आप सभी के मुंह में पानी तो जरूर आया होगा। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले इस पिज्जा पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमारे इस पिज्जा के इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं? आप कहेंगे मैडम मैदा हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल मैदे से ही पिज्जा बनता है, या फिर वेजिटेबल्स यूज की जाती है, साथ ही चीज भी होगा। ऑफ कोर्स चीजी पिज्जा किसे नहीं पसंद। सॉस भी होगा, ऑरिगेनो हो सकता है, बेकिंग सोडा हो सकता है। तो यानी ये सब जो चीजें हैं स्टूडेंट्स, ये सब जो इंग्रेडिएंट्स है, ये सब इंग्रेडिएंट्स मिलकर बनता है एक शानदार पिज्जा। यानी इस पिज्जा के एलिमेंट्स हैं ये इंग्रेडिएंट्स। तो जब हम एलिमेंट्स ऑफ कोस्ट की बात करते हैं, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट कि कोस्ट किन किन चीजों से मिलकर बनी है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स एलिमेंट्स ऑफ कोस्ट क्या है। एलिमेंट्स ऑफ कोस्ट, एज आई ऑलवेज सेड, जो टोटल कोस्ट होती है वो तीन चीजों से मिलकर बनती है: मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस। इन सभी कंपोनेंट्स को, इन सभी एलिमेंट्स को, इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अगेन दो भागों में बांटते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। लिटिल मोर कंफ्यूज्ड? यस, इस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के कंफ्यूजन को ही मैं आज दूर करने वाली हूं। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, जितना भी इनडायरेक्ट पोर्शन है, चाहे वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो, चाहे वो इनडायरेक्ट लेबर हो या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, वो सब मिलकर बनाता है ओवरहेड। ओवरहेड यानी सिर से ऊपर की चीजें। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये ओवरहेड्स होते ही कुछ ऐसे हैं, इनडायरेक्ट टाइप के एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिसे हम प्रोडक्ट पर डायरेक्टली चार्ज नहीं कर पाते हैं। दैट्स वाई इन्हें ओवरहेड या सिर से ऊपर की चीजें या ऊपरी व्यय कहा जाता है। तो इन ओवरहेड्स को हम बाइफिकेट कर सकते हैं, या तो वो ओवरहेड्स फैक्ट्री से रिलेटेड हो सकते हैं, या फिर ऑफिस में होने वाले खर्चे हो सकते हैं, या फिर प्रोडक्ट को सेल या डिस्ट्रीब्यूट करने से रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन इन द सेंस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, वो सारे एक्सपेंडिचर्स यहां पर काउंट होते हैं। तो फिर ये डायरेक्ट पार्ट क्या बनाता है? यानी जब हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट मटेरियल की, डायरेक्ट लेबर की, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स की, तो ये जो तीनों पोर्शन मिलकर बनाते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल सा टर्म है, ये है प्राइम कोस्ट। जी हाँ स्टूडेंट्स, नाम आपने सुना होगा प्राइम कोस्ट का। प्राइम कोस्ट यानी मूल लागत, यानी जो डायरेक्ट पोर्शन है कोस्ट का वो मिलाकर प्राइम कोस्ट बनाता है, और जो इनडायरेक्ट पोर्शन है वो मिलाकर ओवरहेड्स बनाता है। आगे बात करते हैं डायरेक्ट मटेरियल की और इनडायरेक्ट मटेरियल की। यस, बहुत ध्यान से समझिएगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का कंफ्यूजन और इनकी कंडीशंस क्या है।
सबसे पहले यदि हम डायरेक्ट मटेरियल को आइडेंटिफाई करने की बात करते हैं तो डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है स्टूडेंट्स? दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। सबसे पहला, वो इजीली आइडेंटिफाइबल हो, किसी भी प्रोडक्ट में उसे इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता हो, मटेरियल का वो पार्ट जिसे किसी भी प्रोडक्ट में इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जैसे यदि आप अभी नोट्स बना रहे हैं तो आपके हाथ में जो पेन है तो उस पेन में प्लास्टिक है, जी हाँ, रबड़ है, इंक है, ये सारा मटेरियल एक डायरेक्ट मटेरियल है जिसे हम देख पा रहे हैं, इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, और साथ ही उसकी कुछ इनफ वैल्यू भी होनी चाहिए। वो नेग्लिजिबल वैल्यू का नहीं होना चाहिए, कुछ वैल्यू होनी चाहिए। साथ ही जो हम बात करें कि एक मटेरियल जो डायरेक्ट मटेरियल कहलाएगा वो किसी प्रोडक्ट का कोर मटेरियल होना चाहिए, मेन मटेरियल जिससे ही प्रोडक्ट बनेगा। जैसे फर्नीचर की बात करें, लकड़ी के बिना फर्नीचर बन ही नहीं सकता। यदि हम लकड़ी के सोफों की बात कर रहे हैं तो लकड़ी के साथ साथ आपको क्लॉथ भी दिख रहा होगा। उस कपड़े और लकड़ी की सहायता से हम सोफे का, फर्नीचर का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो गाइस, साथ में आपको इजीली आइडेंटिफाइल मटेरियल होना चाहिए, उसकी इनफ वैल्यू होनी चाहिए और वो प्रोडक्ट के कोर मटेरियल वैल्यू में शामिल होना चाहिए। कोर मटेरियल वैल्यू होनी चाहिए जो कि प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। इनडायरेक्ट मटेरियल को समझते हैं जिससे डायरेक्ट मटेरियल और क्लियर होगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको कहा कि डायरेक्ट मटेरियल में आइडेंटिफाइड मटेरियल होना चाहिए, साथ में उसकी इनफ वैल्यू भी होनी चाहिए। यदि इनफ वैल्यू नहीं है, यदि वैल्यू नेग्लिजिबल है, जैसे हम बात करें किसी भी बुक के, यदि बुक पब्लिश की जाती है तो उसमें थ्रेड का यूज किया जाता है, बिल्कुल। फेविकॉल भी यूज में किया जाता होगा, ऑफ कोर्स। यदि कोई फर्नीचर बनाया जा रहा है तो फर्नीचर में नेल्स यानी कीलें, स्क्रूज, ये सब यूज में होते हैं। ऑफ कोर्स देखने में वो दिख तो रहे हैं, लेकिन वो स्क्रूज इतने कम वैल्यू के हैं, वो थ्रेड इतना कम वैल्यू का है, वो फेविकॉल इतना कम वैल्यू का है, फर्नीचर पे यूज में आने वाला वो पेंट इतना कम वैल्यू का है कि वो नेग्लिजिबल वैल्यू रख रहा है। उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है कि पर्टिकुलर हम एक प्रोडक्ट पर बता सकें कि 10 मिलीग्राम पेंट लगा है, कि 0.00 मिलीग्राम पेंट लगा है, तो जिसकी वैल्यू बहुत कम है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा मटेरियल जो कि एंसिलरी होता है, यानी सहायक के तौर पर होता है, जो कि प्रोडक्शन में तो जरूरी है लेकिन इस फाइनल प्रोडक्ट का ट्रेसेबल पार्ट नहीं है, जिसे आसानी से ट्रेस नहीं किया जा सकता है कि भाई बहुत ही छोटी वैल्यू रखता है, ये कहलाता है इनडायरेक्ट मटेरियल। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये ओवरऑल प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट होता है बच्चों। ओवरऑल प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट देखिएगा, हमने पेन का एग्जाम्पल लिया था, तो पेन बनाने के लिए प्लास्टिक चाहिए, रबड़ चाहिए, इंक चाहिए, वगैरह वगैरह, ये तो डायरेक्ट मटेरियल है। लेकिन मैं खरीद के लेकर आती हूँ एक लुब्रिकेंट ऑयल का डब्बा, 500 रुपए का आता है। ऑफकोर्स ये एक मटेरियल है, लेकिन ये लुब्रिकेंट ऑयल पेन बनाने में किस तरह से काम में आ रहा है? भाई मशीनों की मेंटेनेंस के लिए मुझे डेली उसकी ऑयलिंग करनी पड़ती है, तो क्या ये प्रोडक्ट में दिख रहा है? नहीं, ये तो मशीनों के रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए काम में आ रहा है। लेकिन यदि इस लुब्रिकेंट ऑयल की अब्सेंस हो तो मशीन का रिपेयर मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं हो पाएगा और मशीन कभी भी रुक जाएगी और प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। तो फाइनली ये ओवरऑल प्रोडक्शन का पार्ट जरूर है, बट कोर मटेरियल के रूप में नहीं है, कोर मटेरियल नहीं है। दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मटेरियल। आगे चलते हैं। यदि डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर की बात करें स्टूडेंट्स, तो देखिएगा कौन कौन सी कंडीशंस यहाँ पूरी हो रही है। यदि हम डायरेक्ट मटेरियल की बात करें, डायरेक्ट लेबर की बात करें, तो डायरेक्ट लेबर में सिंपल सी कंडीशन, वो लोग जो कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। सिंपल, वो सारे लोग जो डायरेक्टली इंक्लूड रहते हैं रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे कौन कौन है ऐसे लोग? जो कि मशीन पर काम कर रहे हैं, जो कि मशीन के थ्रू रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। यदि हम फर्नीचर बिजनेस की बात कर रहे हैं तो कारपेंटर्स हो सकते हैं, पेंटर्स हो सकते हैं। केवल लकड़ी का ढांचा खड़ा करना ही काफी नहीं होता है, हम फर्नीचर को पेंट भी करते हैं।
तो ये पेंटर की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो गाइज ये लोग जो होते हैं जो फाइनली इस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे, वो उनको दी जाने वाला जितनी भी सैलरी होता है, उनको दी जाने वाला जितना भी वेजेस रेम्यूनरेशन होता है, वो सारा डायरेक्ट लेबर कहलाता है। ये अपने काम को जो परफॉर्म करते हैं इसे डायरेक्टली प्रोडक्ट पर ट्रेस भी किया जा सकता है, क्योंकि हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि एक मशीन ऑपरेटर को हम एक फर्नीचर को बनाने का या एक प्रोडक्ट को बनाने का कितना खर्चा दे रहे हैं। तो ये कहलाता है डायरेक्ट लेबर। इसके अपोजिट इनडायरेक्ट लेबर की बात करें स्टूडेंट्स, तो इनडायरेक्ट लेबर्स वो होते हैं कि जो कि डायरेक्टली एंगेज नहीं होते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस के साथ। किस तरह से देखिएगा, मैं बात करती हूं, मैंने अपने फैक्ट्री के लिए अकाउंटेंट को रखा हुआ है जो मेरा कॉस्टिंग का, अकाउंटिंग का सारा काम संभालता है। तो क्या अकाउंटेंट को दी जाने वाली सैलरी प्रोडक्शन में कोई काम आ रही है? नहीं, ये तो फैक्ट्री के बाहर बैठते हैं। इसी तरह से सिक्योरिटी गार्ड्स, ये डायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस में होते तो नहीं है, लेकिन मेरे जो मटेरियल मंगवाए हैं उस मटेरियल का ध्यान पूरा रखते हैं ताकि कहीं चोरी ना हो जाए। मैनेजर्स होते हैं जो कि पूरी प्लानिंग करते हैं कि कब कैसे कहाँ प्रोडक्शन करना है और किस तरह से काम किया जाना है। क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर होते हैं जो कि मटेरियल मेरी फैक्ट्री में आता है उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं और उसके बाद वो आगे प्रोसीड करते हैं। इसी तरह से सुपरवाइजर्स होते हैं जो कि मजदूरों से काम करते हैं। दैट मीन्स गाइज इट्स सिंपल, ये डायरेक्टली प्रोडक्शन में इंक्लूड तो नहीं होते हैं, लेकिन इनका काम क्या होता है, ये ओवरऑल परफॉर्मेंस को संभालते हैं, कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस को प्रमोट करते हैं। तो ये कहलाते हैं इनडायरेक्ट लेबर। इनको दिया जाने वाला सैलरी, रेम्यूनरेशन, इंसेंटिव, वो सभी इनडायरेक्ट लेबर है। आगे चलते हैं। इसी तरह से बात की जाए डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स की और इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स की, तो सिंपल सा फंडा है, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स वो होते हैं जो कि लिंक होते हैं स्पेसिफिकली कॉस्ट के ऑब्जेक्ट से, यानी जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उससे डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। जैसे आपने कोई मटेरियल परचेज किया, तो मटेरियल परचेज करना ही काफी थोड़ी होता है, हम तो अहमदाबाद से हमारे सप्लायर्स हैं और अहमदाबाद से केवल मटेरियल परचेज करना ही काफी नहीं है। मटेरियल को हमें पर्टिकुलर अपनी फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए फ्रेट एक्सपेंडिचर्स करने होंगे, भाई ट्रांसपोर्टेशन करना होगा, हमें प्रोडक्ट की डिजाइनिंग का एक्सपेंडिचर्स करना होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एक्सपेंसेस होंगे। ये सारे एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं वो सभी जो कि प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड है। जब तक डिजाइन न बने तब तक प्रोडक्ट नहीं तैयार किया जा सकता। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम भी कुछ इसी तरह का होता है। तो दीज आर द डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स। और इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं? ऐसे एक्सपेंडिचर्स जो कि प्रोडक्शन से डायरेक्टली एसोसिएट तो नहीं होते हैं लेकिन एंटायर बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, भाई खर्चा तो है, हमें कॉस्ट में इंक्लूड तो करना पड़ेगा, लेकिन डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। आपने मजदूरों को रिफ्रेशमेंट करवाया है या आपकी फैक्ट्री का रेंट दिया है, इंश्योरेंस दिया है, बिल्डिंग का इंश्योरेंस किया है, ये सारे वो एक्सपेंडिचर्स हैं जो प्रोडक्शन से संबंधित तो नहीं है, लेकिन हाँ प्रोडक्शन करना है तो ये एक्सपेंडिचर्स आपको करने ही होंगे। ये सबऑर्डिनेट एक्सपेंडिचर्स हैं, सब्सिडरी एक्सपेंडिचर्स हैं, जिनका होना प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है। तो इन शॉर्ट गाइज, यदि हम डायरेक्ट कॉस्ट या डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स की बात करते हैं तो ये प्रोडक्शन प्रोसेस से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, जबकि हम इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात करें तो ये डायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड तो नहीं होते, लेकिन प्रोडक्शन प्रोसेस को स्मूथ बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा डायरेक्ट कॉस्ट क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है। तो जाकर हमारे बंटू भैया की मदद जरूर कीजिए, लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इजी फंडे वाले वीडियोस को देखने के लिए। हमारे वीडियो को आपसे कुछ नया सीखने को मिला है आज, तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, कॉमर्स स्टूडेंट्स के साथ इसे शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।